बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं खुसूसी नशरियात अमरीकी सदारती उम्मीदवार के हवाले से जो इस वक्त जारी और सारी है, और लगभग कई घंटे गुजर गए हैं। GTV अपनी इस ट्रांसमिशन के साथ नाजरीन को लम्हा व लम्हा आगाह भी कर रहा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात यकीनन पूरी दुनिया में बड़ी अहमियत के हामिल हैं और पाकिस्तान की सतह पर भी। और जब हम इस खित्ते के हवाले से बात करते हैं तो इस खित्ते में इन इंतखाबात का क्या असर पड़ने वाला है, शायद ये अहम तरीन नुकता है। इस कराची स्टूडियो से मैं सना हाशमी आपके साथ हूँ, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट आदमी हैं और जाहिर है GTV की स्क्रीन पर प्रोग्राम भी करते हैं कंबर जैदी साहब, रिपोर्टर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। कंबर, थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ हैं इस वक्त, और अब से लेकर लगभग 4 बजे तक आप और हम इसी तरह साथ हैं। वेलकम कंबर। थैंक यू सना, बिल्कुल इसी तरह साथ हैं। GTV ने एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया, हम नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं। US इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है ये, और पूरी दुनिया की नज़रें हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। और इससे जो चेंजेस आएंगी पूरी दुनिया में, सदारती उम्मीदवार कौन मुंतखब होता है, सदारती उम्मीदवार जो बाइडन और ट्रम्प। बिल्कुल ठीक है, हम अपने नाज़रीन को बताएंगे और साथ साथ रिजल्ट्स के हवाले से भी सना हम आगाह करते रहेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। मैंने कहा था जरा ये लेटर ऑन बताएंगे, क्योंकि जो रिजल्ट्स की बात है उस तरफ में आती हूँ, लेकिन जो अमेरिका इलेक्शंस हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है बड़ी बात हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि न्यूयॉर्क में भी, पेंसिल्वेनिया में भी और बाकी तमाम तर रियासतों में जो हमारे लोग हैं हम उनसे रब्ता ज़रूर करें। लेकिन इस वक्त ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो ख़वातीन की तादाद है अमेरिका में वो कितने % है। वो है लगभग 51.1%, तो लगभग पाकिस्तान जितनी ही है। इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं वो बनते हैं वहाँ पे 48.9%। मैं ये क्यों बता रही हूँ इसका मैं भी आपको तस्करा बताऊंगी आगे। और जो 18 बरस तक के लोग हैं उनकी तादाद है जी 74.1%, और यही 74.1% लोग हैं जो बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं, सेटबैक कर सकते हैं इस पूरे इलेक्शन के दौरान। मुझे बताया जा रहा है साकिब तनवीर जर्नलिस्ट हैं न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट उर्दू में, जरा उनसे राय लेते हैं कि आज किस तरह का माहौल है। मेरी मालूमात के मुताबिक वो जिस तरह की एक देखते हैं इंतखाबात में गर्मा गर्मी गहमा गहमी वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। साकिब, क्या आपके पास अपडेट्स हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं वहां पर इस वक्त? देखिए, आपने गर्मा गर्मी की बात की, तो यहाँ पर गर्मा गर्मी एक्सपेक्टेड थी भी नहीं, बिकॉज क्योंकि तकरीबन 100 मिलियन के करीब लोग ऑलरेडी वोट डाल चुके हैं इलेक्शन डे से पहले, पोस्टल बैलेट के थ्रू और अर्ली वोटिंग के थ्रू। तो एक्सपेक्टेड जो है वो यही था कि पोलिंग वाले दिन पे पोलिंग स्टेशन के ऊपर इतना रश नहीं होगा। एक तो ऑब्वियसली पेंडेमिक की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग है, आई नो, और उससे पहले लोग बहुत ज्यादा वोट कास्ट कर चुके हैं। तो एक्सपेक्टेड यही था कि इतना रश नहीं होगा। असल चीज है जो पोस्टल बैलेट्स के थ्रू वोट्स डल चुके हैं उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। कुछ स्टेट्स के अंदर जो है वो काउंटिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बट जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, आपने भी जिक्र किया पेंसिल्वेनिया वगैरह का, वहां पर काउंटिंग आज स्टार्ट होनी थी। अभी यहाँ पर तकरीबन 3:15 बजे हैं और अभी भी पोलिंग का बहुत ज्यादा टाइम रहता है। मैं कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर गया था तो वहां पर आपको जो है वो 3-4 लोग ही बाहर जो है वो नजर आते हैं खड़े हुए, उसके अलावा कोई खास रश नहीं है। और जिस स्टेट में मैं हूँ ये ऑलरेडी डेमोक्रेट्स की स्टेट्स है। मेरे पीछे अगर आप देख लें तो ये ट्रम्प टावर आपको नजर आ रहा होगा, और ट्रम्प टावर के बिल्कुल साथ जो है वो कुछ लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एसेंशियली ये डेमोक्रेट्स की स्टेट है, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प की इतनी कोई फॉलोइंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वोटिंग का पैटर्न भी इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि जो न्यूयॉर्क एक बतौर रियासत हमेशा से डेमोक्रेट्स के साथ ही रही है, इसलिए यहाँ पे वो जोशो खरोश नहीं है जो कि आपको बाकी पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, फ्लोरिडा वगैरह में आपको मिलेगा। अच्छा, मैं टर्नआउट की बात अगर आपसे पूछूं साकिब, क्या टर्नआउट देख रहे हैं? जैसे जाहिर है बिल्कुल हमें पता है अर्ली वोटिंग हुई है, फिर जाहिर है पोस्टल वोटिंग हुई है, वो तो एक मामला है, लेकिन जो टर्नआउट है, लोग निकल रहे हैं, वोट्स डाल रहे हैं, पैंडेमिक है, जाहिर है कोविड के इश्यूज भी हैं, इस सबको मद्देनजर रखते हुए क्या लोगों का वो इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, लोगों का इंटरेस्ट आपको सिर्फ जो है वो इससे नजर नहीं आएगा बिकॉज मेजॉरिटी ऑलरेडी अपना वोट डाल चुकी है। अगर मैं आपको टेक्सास की सिर्फ मिसाल दूं, तो टेक्सास के अंदर जो सिर्फ अभी तक पोस्टल बैलेट्स काउंट हुए हैं वो पिछले साल के इलेक्शंस के टोटल टर्नआउट से भी ज्यादा है। तो टर्नआउट को अगर आप जो है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाके वोट डालने के ऊपर कहेंगे तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि बहुत कम है, बट अगर आप ये कहेंगे कि कितने लोगों ने पिछले 1 महीने से वोट किया है, पिछले 1-2 महीने से, तो आपको वो तादाद में जैसे मैंने आपको बताया कि 100 मिलियन के करीब लोगों ने वोट डाला है, तो 100 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। और
एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इस इलेक्शन का टर्न आउट पिछले इलेक्शन से भी ज्यादा होगा। ओके अच्छा साकिब, एक चीज जो हमने देखी, आपने कहा कि आप न्यूयॉर्क में हैं और ज़ाहिर है हमें मालूम है कि वहां पे सूरत हाल किस नौयत की है। ये बताइएगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर का जो स्लोगन हमने देखा थ्रू आउट इस कैंप, ज़ाहिर इलेक्शन से पहले, वो कितना इफेक्टिव है जिस स्टेट में आप हैं वहां पर, और क्या असर रखता है ये? देखिए, मैंने जब आपको बताया ना कि मेरे पीछे ट्रम्प टावर है और साथ ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वो प्रोटेस्ट ब्लैक लाइव्स मैटर के लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 5-6 लोग हैं सिर्फ ब्लैक लाइव्स मैटर के, बट वो ब्लैक कार्ड उठाए हुए डोनाल्ड ट्रम्प का जो ट्रम्प टावर उसके बाद खड़े हैं। इस स्टेट के अंदर जो ब्लैक लाइव्स मैटर का बहुत ज्यादा जो है वो रोल रहा है, क्योंकि जब इनिशियली जब मूवमेंट थी तो तब यहाँ पे भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे दूं, कल से टाइम स्क्वायर, फिफ्थ एवेन्यू, जो मैं इंपॉर्टेंट इलाके हैं, वहां पर शॉपकीपर्स ने अपनी शॉप्स को जो है वो फट्टे लगाकर, लकड़ी के फट्टे लगाकर उन्होंने उनको ब्लॉक करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के टाइम के ऊपर यहाँ पे प्रोटेस्ट और फसाद हुए थे, वैसे फसाद आज रात को इलेक्शन के बाद हो सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रम्प हार गए तो डोनाल्ड ट्रम्प के हामी जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और अगर जो बाइडेन हार गए तो जो बाइडेन के जो सपोर्टर हैं उसमें आप ब्लैक लाइव्स मैटर के लोग भी शामिल कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। साकिब, इसी सवाल के साथ, क्योंकि मैंने वहां पर कुछ लोगों से बात की तो मुझे मालूमात ये मिली कि जो ज़ाहिर वेपन शॉप्स हैं वहां पर भी रश देखने को मिला, लोग वहां से खरीदारी कर रहे थे, विच मींस के वो तैयार हैं पूरी तरह से प्रोटेस्ट के लिए, इधर द डेमोक्रेट्स और द रिपब्लिकन्स, बोथ साइड्स आर। देखें, जो वेपन्स वाली बात है वो पिछले 1 साल के अंदर आपने देखा है बहुत बड़ा सर्ज आया है लोगों की वेपन्स खरीदने में, और वो इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। पूरे यूएस के अंदर पिछले 1 साल के अंदर बहुत इंटरनल जो है वो डिस्टर्बेंस रही है। आपने पेंडेमिक भी देखा है, फिर आपने ब्लैक लाइव्स मूवमेंट के दौरान आपने देखा कि कैसे लोग जो है वो उन्होंने जो है वो दुकानों को रैंसैक किया। उसके अलावा फिर आपने यहाँ पे पुलिस ब्रुटैलिटी के भी केसेस देखे। उसकी वजह से लोगों ने अपने आप को जो है ना वो महफूज रखने के लिए आर्म्स लेना शुरू किए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन से रिलेटेड है, बट ऑब्वियसली जब लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं तो वो वेपन्स खरीदते हैं। और वेपन्स खरीदने के बारे में मैं आपको सिर्फ एक रिसर्च बता दूं कि वेपन्स खरीदने वालों में ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो कि व्हाइट लोग हैं या एसेंशियली डोनाल्ड ट्रम्प के सपोर्ट। एब्सोल्युटली राइट। कहा ये जाता है बड़ा स्लैंग वर्ड है, बट आई ट्राई टू यूज इट बिकॉज ये वहां की एक टर्मिनोलॉजी है विच इज रेड नेक। तो रेड नेक जो है उनकी एक ज़ाहिर है एक बड़ी खासी तादाद है जो ट्रम्प के साथ है। कमर, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, मुझे बताया जा रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जो हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। तो मुनीर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। मुनीर साहब, आपसे सवाल करते हुए फिर मैं कमर को दूंगी, ज़ाहिर फोरम की कमर भी आप लोगों से बात करें। मुनीर साहब, हाउ यू सी अबाउट इट, कितना रिफ्लेक्ट करेगा इस खित्ते के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है जो बाइडेन आए या डोनाल्ड ट्रम्प आए, वो डू मोर वाली पॉलिसी से क्या अमेरिका खुद को निकालेगा और पाकिस्तान के लिए कितना इफेक्टिव होंगे ये दोनों? मेरे ख्याल में देखिए, ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं वो तो अब हम जानते हैं कि किस तरफ उनका रुख है, और उनकी जो पैरामीटर्स, पॉलिसी पैरामीटर्स हैं उससे हम फेमिलियर हैं। बाइडेन साहब की जो पॉलिसीज हैं अभी तक उसमें हमें क्लैरिटी पूरी नहीं है कि उनकी पॉलिसीज क्या होंगी और उसमें क्या तब्दीली होगी। मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ तब्दीली होगी। पहली चीज़ तो एक मल्टीलैटरल अप्रोच होगा, यानी बनिस्बत यूनिलैटरल अप्रोच के तो ज़्यादा इंगेजमेंट होगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। वो एक पॉजिटिव है हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए कि अमेरिका मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में वापस इंगेज करेगा। जहाँ तक कि हमारे खित्ते का ये है कि उस पे हिंदुस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात अभी बन रहे हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो बनी है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी इनकी रही है पिछले 15-20 साल से, तो ये जारी रहेगी। अफ़गानिस्तान में शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, क्योंकि जहाँ तक हमें अंदाज़ा है कि शायद बाइडेन साहब इतनी जल्दी से वहाँ से निकलने की, जिस तरह से ट्रम्प साहब की जल्दी थी निकलने की, वो शायद कम हो। तो ये इस किस्म के मुख्तलिफ डाइवर्जेंसेस होंगी। ईरान के साथ पॉलिसी चेंज होगी,
बाइडन If the Biden will come. एडमिनिस्ट्रेशन If the Biden will come, right? Okay, मुनीर साहब, मैं जरा कमर साहब को अभी शामिल है गुफ्तगू करूं. कमर, ये तो ज़ाहिर है दोनों आपने टॉप बातें सुन ली हैं. आप समझ रहे हैं कि खुद ज़ाहिर इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में भी इस हवाले से यकीनन बात हो रही होगी. आपके पास क्या इंसाइट है? कितना रिफ्लेक्ट कर पाएगा ये इलेक्शन पाकिस्तान में अमेरिकन पॉलिसीज को? देखें, आज ही मेरी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से गुफ्तगू हुई और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का कहना था कि पावर कॉरिडोर्स की अगर बात की जाए तो जो बाइडन की तरफ जो है ज़्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है, और जो बाइडन की वजह से इसलिए देखने को मिल रहा है कि वो इस इलाके में सर्व भी कर चुके हैं, यहाँ के हवाले से पॉलिसीज़ को जानते हैं. अफ़गान रिकन्सिलिएशन प्रोसेस की बात की जाए उस पर गहरी नज़र है. तो जो ये एक मुनीर साहब ने बात की कि मेजर पॉलिसी शिफ्ट नहीं आएगा. अगर बात करें पाकिस्तान के रीजन की, अफगानिस्तान के, साउथ एशियन रीजन की बात करें, मुनीर साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि सर ये इनकी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि मेजर पॉलिसी शिफ्ट नहीं लाना. 15 साल से आपने कहा ये चल रही है, चाहे इररिस्पेक्टिव ट्रंप साहब आए या फिर जो बाइडन आए, तो ये पॉलिसी शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबल क्यों नहीं है? और ये पॉलिसी इसी तरह रहेगी. अगर हम बात करें ट्रंप साहब की, तो जो वादा था 25 दिसंबर से पहले इनखला का अफगानिस्तान से, वो तो पूरा नहीं हो सका है. तो जो बाइडन जब आएंगे या फिर अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो इस हवाले से कोई मेजर पॉलिसी शिफ्ट का इम्कान नहीं है. जी, मेरे ख्याल में जहाँ तक के अमेरिका के हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो तो आप देख रहे हैं पिछले 15 साल से 2005 में ट्रंप साहब ने डिफेंस और न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन की थी हिंदुस्तान के साथ. वो वहाँ से तब्दीली आई है. ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान इनका पार्टनर बने चीन को कंटेन करने के लिए. तो ये ऑब्जेक्टिव बुश एडमिनिस्ट्रेशन की थी, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की थी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की थी. मेरे ख्याल में ये जो ऑब्जेक्टिव है ये बदलेगा नहीं. सिर्फ इसमें ये अंदाजे की ज़रूरत है कि उसमें टैक्टिकल लेवल पर किस तरह से ये रिलेशनशिप मैनेज होगी और वो पाकिस्तान के साथ किस तरह का बर्ताव करेंगे. पर ये जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है उनका हिंदुस्तान के साथ, ये नहीं बदलेगा. जहाँ तक कि अफगानिस्तान का मसला है, उस पे जो बातें अभी तक हुई हैं, जो प्रोनाउंसमेंट्स हुई हैं, उससे नजर आता है कि वो भी विद्रॉ करना चाहते हैं अफगानिस्तान से. बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी विद्रॉ करना चाहेगी, पर शायद जो रफ्तार जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप साहब की जो रफ्तार, वो कह रहे थे कि 2500 पे वो आ जाएंगे बहुत जल्दी से. शायद वो रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि उनको जांचना पड़ेगा सिचुएशन और फिर रीएडजस्ट करनी पड़ेगी पॉलिसी. मेरे ख्याल में उसमें शायद थोड़ी रुकावट आए वो विड्रॉल प्रोसेस में, स्पेशली क्योंकि जो मुज़ाकरात जो चल रहे हैं दोहा में, उसमें कोई इजाफा अभी तक सही तरह से नहीं हुआ है. बिल्कुल ठीक है. मुनीर साहब, मैं एक सवाल आपसे मुनीर भी साहब, करना... आपने बात की चाइना को कंटेन करना है, तो चाइना को कंटेन करने के हवाले से अगर ट्रेड वॉर की बात की जाए, तो ट्रंप एरा में तो हमने देखा कि एक बड़ा स्वेर किस्म की ये ट्रेड वॉर थी, और चाइना को कंटेन करने के लिए भारत को भी ऊपर लाया गया, और भारत की पॉलिसीज पे भी, जैसे 5 अगस्त का स्टांस को देखें, उस पर भी अमेरिका ने ना कोई प्रोटेस्ट किया और ना ही हमारी बात सुनी गई उस पर भी. तो अगर जो बाइडेन की पॉलिसी देखी जाए चाइना को कंटेन करने के हवाले से, आप ये क्या समझते हैं कि ट्रेड वॉर उसी तेजी के साथ चलती रहेगी? चाइना को कंटेन करने के हवाले से भारत को ही सपोर्ट किया जाएगा, या जो बाइडेन की अगर यकसर मुख्तलिफ पॉलिसी होगी, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, रिकन्सिलिएशन प्रोसेस की तरफ जाएगा मामला? मेरे ख्याल में जो पॉलिसी पैरामीटर्स हैं, जो वो चाहते हैं हिंदुस्तान को रोल प्ले करना है चाइना को कंटेन करने के लिए या बैलेंस करने के लिए एशिया में, वो पॉलिसी नहीं चेंज होगी. पर जहाँ तक के जो टैक्टिक्स हैं,
कि किस तरह से उनका बर्ताव होगा चीन के साथ, ट्रेड वॉर किस रफ्तार से चलेगी या वो धीमी हो जाएगी, शायद उसमें कुछ फर्क आए। शायद टेम्परेचर जो था, क्योंकि इलेक्शन की वजह से रेटरिक काफ़ी बढ़ गई थी, तो शायद वो रेटरिक थोड़ी सी कम हो जाए। शायद कुछ मुज़ाकरात वापस जारी हो सकती हैं और उससे टेम्परेचर जो टेंशन्स जो बढ़ गई हैं उसमें शायद कुछ थोड़ी बहुत ठंडक आ जाए। पर जो ब्रॉड पॉलिसी है अमेरिका की, हिंदुस्तान को सपोर्ट करना और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चीन के खिलाफ, वो पॉलिसी नहीं बदलेगी। ठीक मुनीर साहब, थैंक यू, आपने इस पर हमें ज़ाहिर अपना ओपिनियन दे रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लेकिन नाज़रीन के बताने के लिए ये बात बहुत अहम है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इलेक्शन की, अमेरिकन सदारती इलेक्शन की, इस पर खुसूसी नशरियात हमारी जारी है। आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट पर या ट्विटर पर। लेकिन मुझे बताना आपको ये है कि इस सारे प्रोसेस में इस दफ़ा खदशा ये है, कंबर और मुनीर साहब आप दोनों के लिए भी ज़ाहिर आपको मालूमात है कि इस दफ़ा जो रिजल्ट्स हैं वो डिले हो जाएंगे। ज़ाहिर हमें मालूम है कि पोस्टल बैलेट हुआ है और उसकी काउंटिंग का सिलसिला अभी साकिब हमें बता रहे थे इंडिपेंडेंट उर्दू से कि वो अभी एक बहुत ज्यादा डिले हो गया है, कहीं कहीं रिकाउंटिंग भी हो रही है। तो जो असर है, यानी जीत का जो असर है, जो बाइडेन जीते हैं या डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, एक जानिब जब डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया इस बात को कि अगर मैं हारा तो उसके फिर रिपरकशंस भी शायद देखने को मिलेंगे। कैसे देखते हैं आप? मुनीर साहब आप जरा अपना ओपिनियन दीजिएगा, फिर कंबर आप भी इस बारे में बताइएगा मुझे। मुनीर साहब। जी, जाहिर है कि ये मेल इन बैलेट्स की वजह से काउंटिंग में शायद कुछ कमी पेशी होगी, और ट्रंप साहब ने कहा है कि अगर वो ये नज़र आता है कि वो मेल इन बैलेट्स की वजह से उन जो रिज़ल्ट है वो बदल जाए, तो शायद मसले खड़े हों, वो शायद चैलेंज करें उसको। पर ये डिपेंड करता है कि कितना मार्जिन है। अगर जो बाइडेन साहब अगर जीतते हैं और उनका मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो फिर ट्रंप के लिए मुश्किल हो जाएगा उसको चैलेंज करने के लिए। पर अगर मार्जिन कम है और बहुत स्लिम मार्जिन है जिससे जीत या हार होती है, तो फिर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो सकता है। और जिस तरह से दूसरे मुल्कों में हमने देखा है कि इलेक्शन रिजल्ट्स को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं या स्टेट लेवल पे, फेडरल लेवल पर, तो ये मसले खड़े हो सकते हैं। पर ये देखने जरूर मुनीर है साहब, ये लफ्ज कहना कितना शायद अजीब सा लग रहा हो, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन ये जो ट्रू डेमोक्रेसी की बात अमेरिका कई अरसे से लोगों को बताता आया है, तो उसकी खुद की एस्टैब्लिशमेंट तो पूरी डेमोक्रेट का जो सिस्टम है, जो जमहूरियत का पूरा सिलसिला है, जब हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं तो वहीं पर सारे मसले तो मुझे लगता है सारे वहीं पर हैं। तो ये जो ज़ाहिर इंतखाबी नताइज जो भी हो तस्लीम करना भी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो उसके बाद वो कौन सा जमहूरी रवैया अपनाएगा अमेरिका, शायद ये भी देखना अहम होगा। शाहिद अहमद खान, एडवाइजर जो बाइडेन, ज़ाहिर जो प्रेसिडेंट के लिए कैंडिडेट हैं, उनसे हम बात करते हैं। जरा शाहिद अहमद खान से मुझे बताया गया कि वो अब हमारे साथ नहीं है। कमर, आप भी क्या इसी तनाजुर में देखते हैं कि अमेरिका खुद को ये कहता है कि यहाँ पर जमहूरियत है और हम इसके लंबरदार हैं? दुरुस्त बात की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह कहा है कि अगर मेल इन बैलेट में अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया, कंपटीशन ज़्यादा हुआ, तो वो इसे कोर्ट में भी लेके जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से डिसीजन भी है यूएस की कि जो आखिरी दिन तक वोट डाला गया उसको ज़रूर काउंट किया जाएगा। लेकिन ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात इस पर हैं, ऑलरेडी ट्रंप इस हवाले से ट्वीट भी कर चुके हैं, अपना मौक़िफ़ भी दे चुके हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यूएस में आपको पता है सना के पहले भी ये हुआ है कि जब उनके इंतखाबात में धांधली का मामला आया तो सिविल वॉर हो चुकी है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अब जो इदारे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, डेमोक्रेसी एक मैच्योर स्टेज पे है।
ابھی ہم جو یو ایس کو دیکھ رہے ہیں یہ 18ویں صدی والا نہیں ہے, یہ 21ویں صدی والا ہے. تو تقریباً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ خانہ جنگی یا سیول وار کی طرف جا سکتے ہیں یا پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں, تو وہ ایک کنٹرولڈ سٹیج تک پروٹیسٹ لازمی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ معاملہ ادارے ان کے اتنے سٹرونگ ہے کہ کورٹس میں ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. یہ معاملہ کمر, میں ذرا منیر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ, منیر صاحب یہ بڑا عام سا ایک شاید تاثر ہے کہ بڑا, میں کوئی ظاہر کرٹیسائز نہیں کرے لیکن کچھ حقائق ہیں جو کہ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے. اتنی شفافیت ظاہر وہ ہے یا نہیں, اس پہ ضرور آپ کامنٹ کیجئے گا ان کے الیکشنز پہ, لیکن وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کتنی اسٹرانگ ہے اور کس طرح اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرتی ہے. لاسٹ الیکشن جو ہم نے 2016 کے دیکھے, ٹرمپ آئے, ہلری بہت زیادہ پاپولر تھی, لیکن پاپولر ووٹ ہونے کے باوجود الیکٹرال کالج کے ووٹ کے اوپر ٹرمپ سامنے آ گئے. اب اس دفعہ بھی جو بائیڈن کے معاملے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے, پاپولر ووٹ نہیں ہے ٹرمپ کے پاس. کیسے سمجھتے ہیں آپ کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کیسے کشن کرے گی اگر ٹرمپ کو دوسری بار دوبارہ واپس آنا ہی ہے وائٹ ہاؤس میں؟ تو یہ میرے خیال اس میں دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنشل جو الیکشن ہوتا ہے وہ پاپولر ووٹ سے نہیں ہوتا ہے, وہ الیکٹرل کالج سے ہوتا ہے. اور جو پاپولر ووٹ ہے وہ الیکٹرل کالج کو الیکٹ کرتا ہے, اور وہ الیکٹرل کالج جو ایک اسٹیٹ بائی اسٹیٹ الیکٹرل کالج جو ووٹس ہیں اس کے تحت 270 پہ پہنچ کر وہ میجورٹی ہو جاتی ہے. تو لاسٹ ٹائم بہت مسئلے اس طرح سے کینیڈی اور نکسن کی جو تھی, اس میں نکسن صاحب نے پہلے ووٹ پاپولر ووٹ جیتا تھا پر الیکٹرل ووٹ سے کینیڈی جیت گئے. اسی طرح سے جارج بش جونیئر نے بھی الیکٹرل ووٹ سے آئے تھے. اسی طرح سے ٹرمپ صاحب بھی جب یہ الیکٹ ہوئے ہیں تو وہ الیکٹرل کالج کی میجورٹی سے آئے ہیں, پاپولر ووٹ انہوں نے لوز کیا تھا. اس وقت بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے, پر یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے پاپولر ووٹ اور الیکٹرل ووٹ کس طرح سے الائن ہوتا ہے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے. جہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے, امریکن جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جیسے قمر صاحب نے کہا ہے وہ میچور ہیں. اس میں اگر ٹربیولنس ہوتی ہے, ٹربل ہوتا ہے, لوگ سٹریٹس پہ آ جاتے ہیں, پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں, پر یہ کنٹرول ہو جائیں گی. اور ان کے پاس ان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, کورٹ سسٹمز ہیں, وہ کافی میچور ہیں. میرے خیال میں آخر جا کے اس طرح سے وہ فیصلے ہوں گے اور وہ فیصلے پھر مانے جائیں گے سب کو. تو سول وار کی بات کرنا میرے خیال میں, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں منیر صاحب, آئی وانٹ ٹو نو کہ کتنا اسٹیبلشمنٹ کا, اگر الیکشن مینیپولیشن کی بات کریں جو کہ ٹرمپ کی جانب سے بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ میل ان بیلٹس کے حوالے سے دھاندلی ہو سکتی ہے, تو اگر اسٹیبلشمنٹ کے رول کی بات کریں, پینٹاگون یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے رول کی بات کریں, تو جو بائیڈن ہمیں فیوریٹ کینڈیڈیٹس بھی لگ رہے ہیں, اس کے حوالے سے مختلف اخبارات میں ہم خبریں بھی پڑھتے رہے ہیں, آرٹیکل بھی پڑھتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے فیوریٹ جو ہیں وہ جو بائیڈن ہیں, بیکاز ان کا ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں لائزن ہے ان کے ساتھ, اور ان کا جو ایک ریلیشن ہے وہ کمپیریٹیولی ٹرمپ سے بہتر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ. اگر مینیپولیشن کی بات کریں, ہم یہاں پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی مینیپولیشن کی بات کی جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا جاتا ہے. اگر یو ایس کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنا پاسبل ہے مینیپولیشن وہاں پہ ہونا, کیونکہ ہم ابھی میچور سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, میچور ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یو ایس جو ہے ایک سپر پاور ہے, وہاں پہ ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو مینیپولیشن کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیں سر. یہ دیکھیں, مینیپولیشن بہت لیولز پہ ہوتی ہیں. پہلے تو انفارمیشن لیول پہ ہوتی ہے, تو وہ ڈس انفارمیشن کیمپین تو جاری ہے, وہ جاری دونوں طرف نے بہت ساری ڈس انفارمیشن, فیک نیوز ٹائپ بہت ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ یہ چلائی ہیں. پر جہاں تک کہ
एस्टेब्लिशमेंट की बात है कि आप कह रहे हैं CIA, FBI, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, ये देखें, ये दोनों पार्टीज जो हैं ये एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज हैं। ये ना तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी है ना कोई नाजी पार्टी है। ये दोनों पार्टीज जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज हैं ये एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज हैं। हाँ, ये सही है कि ट्रम्प साहब एक बहुत यूनिक कैंडिडेट हैं, पर वो भी रिप्रेजेंट करते हैं और रिपब्लिकन पार्टी को, और जो पार्टी मशीनरी है वो एस्टेब्लिशमेंट की है, दोनों तरफ की है। तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़्यादातर इसमें इम्पार्शल रहता है। जो रियल एस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कह सकते हैं, वो पार्टीशन नहीं होता है इसमें। पर्सनल प्रेफरेंसेस जो हेड्स ऑफ एजेंसीज हैं उनकी होती हैं पर्सनल प्रेफरेंसेस, पर मेरे ख्याल में वो बड़े पैमाने पे कोई एक एस्टेब्लिशमेंट एक तरफा पुश करे या वो करे, मेरे ख्याल में वो नहीं है इस वक्त। ठीक, मुनीर साहब अच्छी बात आपने की है। मैं कमर, मुझे जरा ये बताइएगा कि अभी हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं, प्रॉबेबली हमने पढ़ी भी हैं काफ़ी सारी जगहों पर, कि आपके नज़रिए में ये जो इजराइल का मामला है और जो ट्रंप ने नेक्सस कंट्रोल किया है बिटवीन US एंड इजराइल, और अभी इत्तलात हैं ताज़ा कुछ अरसे पहले तक की कि अब उन्होंने अपनी फ़ौजी मशक़ें पहली दफ़ा शुरू की हैं। मुनीर साहब आप भी बताएं, कमर साहब आप भी बताइए कि इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए US इलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो हमारे खित्ते पर असरात क्या डालेंगे, यानी उनकी पॉलिसीज इस खित्ते के लिए क्या होंगी, शायद ये अहम नुक्ता है। मुनीर साहब आप चाहें तो पहले कमेंट करें, या कमर आप? देखें, ये जो अमेरिका और इजराइल की जो ताल्लुकात हैं वो बहुत स्पेशल हैं, और अमेरिका में इजराइल की जो लॉबी है वो सब में ज़ोरदार स्ट्रॉन्ग लॉबी है, और इजराइल को हर वक्त अमेरिका फेवर करेगा अगर कोई किस और के साथ उसका मुकाबला हो, इजराइल हो या इजिप्ट के साथ या जिसके साथ भी हो, तो इजराइल को वो हर वक्त फेवर करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। पर जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी है वो ट्रंप साहब की और बाइडेन साहब की पॉलिसी का थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है, और मिडिल ईस्ट में ये इलेक्शन से काफ़ी थोड़ी तब्दीली आ सकती है। बाइडेन साहब और जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी इजराइल के तहत और ईरान के साथ, वो मुख्तलिफ थी ट्रंप साहब की पॉलिसी से, और उन्होंने अभी बाइडेन साहब ने कहा है कि वो वापस कोशिश करेंगे कि जो ईरान के साथ जो न्यूक्लियर मुआहदा हुआ था उसको रिवाइव करने की वो कोशिश करेंगे। उससे बहुत फर्क आ सकता है मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में। तो ये हमें जांचना पड़ेगा। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो हमने केयरफुली उसको जांचना पड़ेगा। उसकी पॉलिसी शिफ्ट में बात हो सकती है। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। शुएब चौधरी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पेंसिल्वेनिया से हमसे बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। पहले शुएब ज़रा मुझे ये बताएं कि क्या सूरत हाल है, क्या बताया जा रहा है, टर्न आउट है, क्योंकि हमारे पास जो ज़ाहिर खबरें हैं वो अर्ली वोटिंग की हैं, फिर मेल बैलेट की भी हैं, तो उसके हवाले से ज़रा बताएं कि कितना टर्न आउट देखने को मिल रहा है। वालेकुम सलाम। जी, मैं पेंसिल्वेनिया में काफ़ी देर से एक्टिव हूँ सियासत के अंदर, बल्कि 2017 में भी मैंने हिस्सा लिया था खुद इलेक्शन में। जी 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 तो जी जी ओके, शुएब आप कंटिन्यू करिएगा और हमें बताएं कि इस वक्त स्टेट में जहां पर आप मौजूद हैं, पेंसिल्वेनिया में, वहां पर क्या सिचुएशन है, कितना टर्न आउट है। आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर है आपका एक पॉलिटिकल भी पूरा तज्जिया होगा, वो भी हमें बताएं, और ग्राउंड रियलिटीज़ कितना रिफ्लेक्ट कर रही हैं उस सारी बातों को जो कि तबसरों में या तज्जियों में हो रही हैं कि जो बाइडेन जो हैं उनके पास एक अच्छा मार्जिन है जीतने के लिए, लेकिन ट्रंप ने भी ये फैसला दे रखा है कि अगर वो हारे तो वो अपनी हार को कबूल नहीं करेंगे। शुएब
شکریہ آپ کا. جی پینسلوینیا جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے اس وقت ڈیسائیڈنگ اسٹیٹ ہے اور سارا فوکس پورے ورلڈ کا اس وقت یہاں پر ہے. جی تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں نے بھی ارلی بیلٹ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے ارلی بیلٹ کا بالکل آپشن یوز کیا ہے اور اس کی وجہ سے کافی یہاں پہ مطلب کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے. میں خود 2017 میں بھی الیکشن میں انوالو رہا تھا اور کیمپین کے اندر میں نے خود بھی الیکشن لڑا ہے, لیکن اس سال لوگوں کے اندر ڈیفینیٹلی ایون دو کہ آل آف دا کرونا وائرس کا مسئلہ ہے, لیکن اس کے باوجود بڑے زور و شور سے لوگ یہاں پہ ووٹ ڈال رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بلکہ یہاں پہ والنٹیئر بھی ہیں, میرے خود بیٹی بھی والنٹیئر کر رہی ہے, لوگوں کو کالز جا رہی ہیں تاکہ وہ پولنگ کلوز ہونے سے پہلے جا کے اپنا ووٹ کو آج کاسٹ کریں اور استعمال کریں. تو یہ میں سوچ رہا ہوں تاریخی یہاں پہ انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہا ہے پینسلوینیا کے اندر, اور مجھے بڑی امید ہے کہ ایک بڑا اچھا رزلٹ آئے گا اور جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا بڑی کلیئر وکٹری ان کو ہوگی, امید تو یہی ہے. اور باقی یہاں پہ جو 2 ڈفرینٹ سیکشن ہے, فلاڈیلفیا جو ہے بڑا امپورٹنٹ سٹی ہے یہاں پہ, اور وہاں بھی دو پچھلے دنوں ایونٹ جو ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی کافی مطلب کہ اس طرح ٹرینڈ ہے کہ وہ جا کے ووٹ کریں اور اپنے رائے کا اظہار کریں ووٹنگ کے تھرو. تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس دفعہ جو لاسٹ الیکشن میں لوگ انہیں باہر نہیں نکلے, ووٹ نہیں ڈالا, استعمال نہیں کیا, تو وہ یہ چیز اس دفعہ نہیں رپیٹ ہوگی اور لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. اور یہ جو ہے سیاست یہاں پہ اسی طرح ہے پینسلوینیا کے اندر, یہ ہمیشہ تقریباً جو بھی کینڈیڈیٹ یہاں پہ ووٹنگ میں آگے ہوتا ہے پینسلوینیا میں, اس کے کافی بھاری چانسز ہوتے ہیں وہ صدارتی الیکشن کے اندر. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, پچھلے 2 سال پہلے جو کانگریس کا الیکشن ہوا تھا اس کے اندر بھی ڈیموکریٹس نے فلپ کیا تھا, جو کہ ریپبلکن سیٹ تھی, تقریباً 15 سال سے ریپبلکن سیٹ تھی, تو اس کو فلپ کیا تھا ڈیموکریٹ کینڈیڈیٹ نے, تو وہ اس دفعہ دوبارہ رن کر رہی ہیں. تو امید ہے کہ یہاں پہ وہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس میں کافی تبدیلی ہونے کے چانسز ہیں یہاں پہ. اور اس کے علاوہ کوئی آپ کا کویشچن ہے پلیز؟ شعیب ٹھیک ہے, قمر کنٹینیو کریں. جی ثنا, شعیب سے میں جاننا چاہتا ہوں, شعیب آپ جس اسٹیٹ میں, بڑی ڈیسائسو اسٹیٹ ہے اور اس میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اور جو الیکشن ڈے ہوتا ہے وہاں پہ ریپبلکن کا ووٹر نکلتا ہے اور یہ ان کی روایت ہے. ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ڈیموکریٹس جو ہیں وہ میل ان بیلٹس میں تو بڑھتری ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن یہ جو ایک روایت ہے ریپبلکن کا ووٹر آخری دن نکلتا ہے اور پھر وہ ووٹ ڈالتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کو. تو اگر پرٹیکولرلی دیکھا جائے ریپبلکن کے ووٹرز کے حوالے سے, آخری دن ٹرن آؤٹ کے حوالے سے, اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا. جی ریپبلکن کا ڈیفینیٹلی ایک فوکس ہے, وہ الیکشن میں زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہر دفعہ کرتے ہیں. اور میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے, جیسے میں نے بتایا 2017 میں خود بھی الیکشن لڑ رہا تھا یہاں پہ اور اگینسٹ اگینسٹ ریپبلکن کینڈیڈیٹ, تو کافی لوگوں کا اچھا ٹرن آؤٹ تھا. لیکن مجھے بڑی امید ہے اس دفعہ دونوں طرف سے بڑی اگریسو قسم کی ووٹنگ ہوگی, دونوں طرف سے بڑا کیا کہتے ہیں زور و شور سے پارٹیسپیشن ہو رہی ہے الیکشن کے اندر. تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس دفعہ رزلٹ ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا اوور آل, اس کی وجہ سے رزلٹ بھی اچھے آئیں گے انشاءاللہ. اور اس میں یہ خاص طور پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں پاکستانیوں کے لیے, اگر وہ جہاں بھی پینسلوینیا میں ہیں یا پورے یو ایس اے میں, اگر آپ کے ناظرین ہیں وہاں پہ, تو پلیز کاسٹ کریں, جا کے ووٹ میں پارٹیسپیٹ کریں. رزلٹ تو جو بھی ہوگا سب کو ایکسیپٹ کرنا ہے, لیکن پارٹیسپیٹ ضرور کریں. اور اس کا ویسے شعیب آپ پاکستانی کمیونٹی سے ہیں اور وہاں پہ پاکستانیوں کو آبزرو بھی کر رہے ہیں, پاکستانیوں کا کیا رجحان ہے, کس طرف زیادہ جھکاؤ آپ کو نظر آ رہا ہے اگر پاکستانی پرٹیکولر ووٹ کی بات کی جائے؟ I don't know the reason behind that, why the all Pakistani or Desi people always support the Democrats. I really don't understand کہ وہ کرتے کیوں ہیں, because policies تو دونوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے. جی شعیب آپ کا بتائیے گا. یہ ایک پاکستانیوں کا نہیں ٹرینڈ ہے, یہ ایک جنرل ٹرینڈ مائنورٹیز کا ہے. جتنے بھی مائنورٹیز ہیں, چاہے وہ اسپینش ہیں یا اسپینک کمیونٹی سے کہتے ہیں یہاں پر, اور موسٹلی دے فیل ایٹ ہوم ود دا ڈیموکریٹس بیکاز آف دا فرینڈلی پالیسیز. لیکن ضروری نہیں ہے, پاکستانی بہت سارے لوگ ریپبلکن بھی ہیں. آئی
personally ran on a Democratic ticket in 2017. I felt that represent more to Democrats. I was first Muslim, first immigrant who was running for election in my county, and we had an excellent turnout. तो इसमें कोई आपकी अपनी पर्सनल ये प्रेफरेंस है? मेन जो वजह ये है वो यही जैसे बताया जी बिल्कुल आपने सही कहा, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, उसके मुताबिक ही लोग जाते हैं। मुनीर साहब आपकी तरफ आऊंगा। मुनीर साहब अगर हारते हैं, व्हाट आर द रीजंस? आप क्या देखते हैं कि कौन सी ऐसी जो है आप कहते हैं हार्ड वजूहात होंगे हमारे पास, अगर आप गिनवाना चाहें हमें, जिसकी वजह से ट्रंप ये इलेक्शन लूज करेंगे? जी मेरे ख्याल में जो वजूहात तो जाहिर हैं, बहुत जहाँ तक कि अमेरिकन पब्लिक है तो लेफ्ट विंग जितनी भी पब्लिक ओपिनियन है, जो लिबरल्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, नॉन वाइट लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो तो सब देख रहे हैं कि जो ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं वो काफ़ी उनकी इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, और अमेरिकन उनकी समझ में अमेरिका की जो इमेज है उसको उन्होंने काफ़ी बिगड़ाया है। उनकी whimsical policies, erratic positions की वजह से बहुत अमेरिका में जो लेफ्ट विंग और लिबरल एस्टैब्लिशमेंट है उसमें काफ़ी उनकी खिलाफ वर्जी है। तो इस वजह से वो हार सकते हैं। और बाइडेन साहब एक क्लीन पॉलिटिशियन नज़र आते हैं। ओबामा साहब के वाइस प्रेसिडेंट थे, ओबामा बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट थे लिबरल अमेरिका में। तो वजूहात तो बड़ी साफ हैं कि किस वजह से वो हार सकते हैं। जो सवाल उठता है कि अगर वो नहीं हारते हैं तो उसकी वजूहात बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। अच्छा, इंटरेस्टिंग वजूहात होंगे मुनीर साहब, तो वही आपसे जान लूंगी मैं, लेकिन मेरे पास जो डाटा है उसके मुताबिक सदर बराक ओबामा ने भी ज़ाहिर है उन्होंने भी 2 टेन्योर मुकम्मल किए। फिर अगर हम देखते हैं जॉर्ज बुश जूनियर को, उनके पास भी 2 जो है टर्म्स आई, यानी उनको भी 2 दफ़ा सदारती उम्मीदवार की हैसियत से चुना गया। तो जो अगर पिछले मैं कोई ज़्यादा दूर नहीं चलते, हम कोई 20 साल का ही अहाता कर लें तो वहाँ पर जो सूरत हाल रही वो इसी तरह से रही कि हर मरतबा 2 दफ़ा चांस दिया गया अपने सुदूर को। तो मुनीर साहब आप कह रहे हैं कि जीतने के वो कौन सी नुकात होंगे जिस पर वो जीत जाएंगे? तो ये जो लोग जीते थे, चाहे वो सदर बराक ओबामा की हम बात करें, जॉर्ज बुश जूनियर की बात कर लें, या इससे पहले हम अगर और पीछे चले जाएं तो बिल क्लिंटन की बात कर लें, वहां पर क्या आप समझते हैं कि वो सेम वजूहात होंगी या बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होंगी? मुनीर साहब जी मेरे ख्याल में इस वक्त डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यूजुअली जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट होता है उसको एक बिल्ट इन एडवांटेज होती है री इलेक्शन के प्रोसेस में, क्योंकि पूरी जो स्टेट की अपैरेटस होती है वो उसकी तरफ होती है, और वो अगर उसका जो पहला टर्म है उसमें कुछ अकम्प्लिशमेंट्स आती हैं, कुछ अचीवमेंट्स होती है, तो उसका फ़ायदा होता है और उसकी वजह से इनकम्बेंट को एक एडवांटेज होता है री इलेक्शन में। पर इस वक्त ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने अमेरिका को इस तरह से डिवाइड किया है कि बिल्कुल साफ नज़र आता है कि उनकी जो मुखालफत जो सर्कल्स हैं, जो पूरा लेफ्ट है, जो लिबरल्स जो हैं, जो लेफ्ट विंग सपोर्टर्स थी, सेनेटर वॉरेन की, बर्नी सैंडर्स की, इतनी सपोर्ट थी जो लेफ्ट की, वो सब बाइडेन साहब को जाएगी। जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी सपोर्ट जाएगी। जो नॉन वाइट लोग हैं जो अमेरिका में आके सेटल हुए हैं वो भी डरते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी एक ओल्ड अमेरिका, वाइट अमेरिका की तरफ पॉलिसीज़ हैं। उनकी सपोर्ट मिड वेस्ट में है, जो सो कॉल्ड रेडनेक जो तबका है उसका सपोर्ट है।
تو یہ جو امریکن ٹرینڈ جو ہے پروگریس کی طرف، لبرل ڈیموکریسی کی طرف، اس ٹرینڈ کے بالکل مخالفت کی ہے یہ پچھلے 4 سال میں. اور امریکن کافی جو امریکن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو امیج ہے وہ بگڑ گیا ہے اور ان کا امیج بہت برا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور اس وجہ سے ان کی مخالفت ٹرمپ صاحب کی بہت اس وقت واضح ہے. اور ڈویژن جو ہے امریکہ میں وہ بہت کلیئر ہے. تو یہ الیکشن کافی منیر صاحب، مختلف آپ ہے. کہہ رہے ہیں ڈویژن بہت کلیئر ہے، اور ڈویژن اس وجہ سے بھی کلیئر ہے کیونکہ ٹرمپ کی پالیسیز اس حوالے سے بہت واضح ہیں. مائنورٹیز ان سے جو ہیں خفا ہیں، نان وائٹ جو ہیں ان سے خفا ہیں، بلیک لائف میٹرز کے سلوگنز لگ رہے ہیں. تو اس تمام حالات میں آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ اگر ٹرمپ دوبارہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی انٹرسٹنگ وجوہات ہوں گی. سر وہ کچھ انٹرسٹنگ وجوہات ہمیں بھی بتائیں. پھر اتنی زیادہ مخالفت کے باوجود اگر کوئی کینڈیڈیٹ، اور وہ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ صاحب آؤٹ آف نو ویئر ایک بزنس مین آیا اور وہ امریکہ کا امیدوار، صدارتی امیدوار بنا، پھر ایک پورا 5 سال کا ٹینیور کیا. اگر وہ دوبارہ ری الیکٹ ہو جاتا ہے اور جس طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ ہے ایک اسی مائنڈ سیٹ کو لے کے چلتا ہے، تو ویئر اٹ وڈ لیڈ امریکہ کو کس طرف وہ لے کے جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ کیا ایسی وجوہات بنیں گی کہ دوبارہ ٹرمپ ری الیکٹ ہو جائیں؟ دیکھیں، جہاں تک کہ ری الیکشن کے امکان ہیں، وہ اگر آپ سٹیٹ بائی سٹیٹ دیکھ لیں تو ابھی اس وقت جو سٹیٹس جو سوئنگ ہو سکتی ہیں وہ کوئی 6 سٹیٹس ہیں جہاں وہ سوئنگ ووٹ ہو سکتا ہے، جہاں پولنگ سے یہ نظر آتا ہے کہ سپورٹ جو دونوں طرف کی ہے وہ بہت قریب ہے. تو اگر ٹرمپ is able to swing most of those states, Florida, Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania، اگر یہ جو اسٹیٹس ہیں جہاں بہت نیرو مارجنز ہیں پولنگ میں، اگر یہ سب اسٹیٹس کو لے جاتے ہیں تو وہ جیت سکتے ہیں. اور وہ جیتیں گے کیونکہ یہ ایک جو الیکٹرل ووٹنگ سسٹم ہے، جو ان کا الیکٹرل کالج سسٹم ہے، اس کی وجہ سے وہ جیتیں گے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا. تو ٹرمپ صاحب کو پاتھ ٹو سکسیس ہو سکتا ہے، اور اس کو آبویسلی پھر بعد میں انالائز کرنا ہوگا کس طرح سے یہ ہوا ہے. پر امریکہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہے. جو وائٹ امریکہ، کنزرویٹیو وائٹ نان ایجوکیٹڈ امریکہ ہے، وہ سب اس کے ساتھ ہے. اور جو لبرل امریکہ ہے، جو ایجوکیٹڈ امریکہ ہے، جو امیگرنٹ امریکہ ہے، وہ بائیڈن صاحب کے ساتھ ہے. منیر صاحب، تھوڑا سا پاکستانی پرسپیکٹو میں بات کر لیتے ہیں. ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ ہم نے اپنے انٹرسٹ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ ٹرمپ جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے تھے کہ جو ان کی فورسز کا انخلا ہو جائے افغانستان سے، اور وہ 25 دسمبر سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا. یہ ان کا الیکشن سلوگن بھی تھا کہ جہاں پہ غیر ضروری طور پر فورسز ڈپلوئے ہیں وہاں سے نکال کے واپس لائیں گے تاکہ جانوں کا ضیاع نہ ہو. امریکنز لائف میٹر اور میک امریکہ گریٹ اگین کے نعرے لگائے گئے تھے. لیکن ٹرمپ نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا ہے اور پاکستان سے سپورٹ مانگی تھی. پاکستان نے ایک تو کس حد تک امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا اس تمام معاملے میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی دوبارہ ری الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو پاکستان کی ایک تو جو وعدہ تھا وہ نہیں پورا کر سکے، پھر یہ افغان پالیسی کو کس طرح سے دیکھیں گے، افغان مفاہمت عمل کو؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو کہا تھا کہ ٹروپ ودرول ہم کریں گے، واپس لے آئیں گے، میرے بوائز ول کم ہوم، اس میں 2500 تو پھر بھی چھوڑنے تھے نا انہوں نے. تو میرے خیال میں اب جو پیس پروسیس ہے ہم نے فیسیلیٹیٹ تو کیا ہے، مذاکرات ہم نے شروع کروا دی ہیں اور اس کو ہم نے سپورٹ کیا ہے. پر وہ آپس میں افغانستان کے جو پارٹیز ہیں وہ کافی مشکل ان کو پیش آ رہی ہے مذاکرات کو جاری کرنے کے لیے. تو فیصلے کرنا تو دور کی بات ہے.
تو یہ جو مذاکرات ہیں وہ مشکل رہیں گے. یہ پروسیس جو ہے لمبا چلے گا. اس میں پھر امریکہ کیا فیصلہ کرتا ہے, یا ٹرمپ ہو یا بائیڈن صاحب ہوں, کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا رول کیا رہے گا, یہ دیکھنے کی بات ہے. ابھی تک ہمیں مطمئن میں نہیں ہوں کہ بہت جلدی ان کا ودرول وہاں سے ہوگا. تو ہم نے سچویشن کو جانچنا پڑے گا اور پھر ہم نے اپنی پالیسیز بنانی ہوں گی. ہمارا انٹرسٹ تو یہی ہے کہ افغانستان میں امن ہو. اگر امن آتا ہے امریکہ کی پریزنس کے ساتھ یا امریکہ کی ایبسنس کے ساتھ, ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان میں امن آئے اور سمجھوتا ہو جائے, اور اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ. اس میں کچھ اضافہ ہو تو ہمارے لیے اس کا فائدہ ہوگا. ویل تھینک یو ویری مچ. منیر اکرم, قمر زیدی ہمارے ساتھ تھے, اور شعیب چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ. ہماری یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ 15 سے 16 کروڑ امریکی شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, جبکہ میل بیلٹ کے ذریعے 9 کروڑ 70 لاکھ سے زائد امریکی اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں. پلڑا اس وقت جو بھاری ہے ارلی ووٹ میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کا ہے, لیکن سوئنگ سٹیٹس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے شاید واقعی سوئنگ ہوگا, اور دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن یا ڈونلڈ ٹرمپ اس دفعہ وائٹ ہاؤس کے دروازے کس کے لیے کھلیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک سے واپس آ کر اس ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے.